हेलो दोस्तों। आज थोड़ा इंटीग्रेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इंटीग्रेशन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज़ है। ऑलरेडी आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, बट उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना, जिसको बोलते हैं दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों वो इंडेफिनेट इंटीग्रल था। अरे यार, क्या डिफरेंस है डेफिनेट इंटीग्रल में और इनडेफिनेट इंटीग्रल में, है ना। तो समझना मेरी बात दोस्तों, है ना। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। ध्यान से देखना, हाँ, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, है ना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों कि हमारे पास यदि एक इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, है ना, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि मैं y को इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं y की सारी वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में ऐड कर रहा हूं दोस्तों? x के रिस्पेक्ट में मैं y की सारी वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहां पर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मैं y की वैल्यूज को ऐड तो कर रहा हूं, लेकिन कहां से कहां तक, कोई लिमिट भी तो होनी चाहिए ना यार। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं और मजा आएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफिकली दोस्तों ये y है और ये x है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर ये ग्राफ जो है इनके बीच का ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये इंटीग्रेशन लिखने का क्या मतलब हुआ कि भाई फॉर एवरी x देर इज ए वैल्यू ऑफ y, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y के ऐसे सारे वैल्यूज को जोड़ता जा रहा हूँ, है ना। इंटीग्रेशन का यही मतलब हुआ, है ना। तो ये जो मैंने लिखा इसको बोलते हैं दोस्तों इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनडेफिनेट इंटीग्रल। बेसिकली अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना दोस्तों, ये था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ में आई बात? मतलब हमने ये डिसाइड नहीं किया कि कहां से कहां तक की वैल्यूज को ऐड करना है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है कि अब हम वापस से इंटीग्रेशन करेंगे, सेम इसी वाली कंडीशन में हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y, मतलब y की सारी वैल्यूज का सम किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में कहां से कहां तक? तो हम बोलेंगे दोस्तों x1 से लेकर कर x2 तक, x1 से लेकर के x2 तक, y1 से लेकर y2 तक आएगा, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस बार हम वापस से y की वैल्यूज का ऐड कर रहे हैं। तो कहां से कहां तक? x1 से लेकर के x2 तक के करस्पॉन्डिंग जितने भी y के वैल्यूज आएंगे उन सबको हम ऐड कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो डेफिनेट इंटीग्रल कुछ भी नहीं है दोस्तों। डेफिनेट इंटीग्रल में हम एक लिमिट लगा देते हैं कि भाई साहब एक लोअर लिमिट से लेकर के एक अपर लिमिट तक, है ना। तो ये जो है दोस्तों x1 से लेकर के x2 तक, ये जब हमने डिफाइन कर दिया कि x1 से लेकर x2 तक के बीच में x की जितनी वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग y की भी कुछ वैल्यूज होंगी, है ना। तो हम बस उतने ही रेंज के अंदर जितने y की वैल्यूज आती है करस्पॉन्डिंग उन सबको हमें ऐड करना है। समझ में आता है कि आपको परफेक्ट तरीके से, है ना। तो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं? डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आप दोस्तों एक छोटा सा स्टेटमेंट यहां पर लिखोगे, दैट इज, अब लिखते जाओ मेरे साथ फटाफट से। छोटा सा स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वही एज ए स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ फंक्शन is integrated between a lower limit and an upper limit, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? it is called definite इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आया क्या आपको? एक लोअर लिमिट से लेकर के एक हायर लिमिट तक। अब दोस्तों कैसे हम इंटीग्रेशन का, हमने दोस्तों फॉर्मूले वगैरह लगाना तो सीख लिया था। अब हमें ये नहीं है कि भैया जब हमें लिमिट दिया हुआ तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, है ना। एक एग्जाम्पल लेके मैं इसको आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लेट्स से y इज इक्वल टू सी एक्स टू द पावर n। क्या बोला दोस्तों मैंने? y इज इक्वल टू सी एक्स टू द पावर n।
है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस y की सारी वैल्यूज़ का सम करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब x के रिस्पेक्ट में तो x की कौन सी वैल्यू से कहाँ तक, तो अपन बोलेंगे x1 से लेकर के x2 तक, है ना। जब हमने ये डिफाइन कर दिया तो ये डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखना, है ना। अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर रखिए ज़रा, इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स टू दी पावर एन फ्रॉम x1 टू x2 डॉट डी एक्स। अब मुझे बताओ सी एक्स टू दी पावर एन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। हमें सबको पता है कि जो सी है वो कांस्टेंट है, और वो हमेशा कांस्टेंट चाहे डिफरेंशिएशन में हो चाहे इंटीग्रेशन में, हमेशा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है ना। परफेक्ट। तो सी और x टू दी पावर n डॉट डी एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमको मिलेगा c x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, n+1। अब लिमिट्स कैसे रखते हैं, तो लिमिट्स को हम दोस्तों ऐसे ब्रैकेट में बंद करके रखते हैं। ध्यान से देखना, है ना। c को थोड़ा दूर ले जाऊं, ऐसे अपन लिखते हैं लिमिट्स को बड़े ब्रैकेट में x1 से लेकर के x2 तक, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद हम लिमिट्स को ऐसे लिखते हैं। अब लिमिट्स को रख के कैसे आंसर निकालना है, तो मेरी बात समझना, हम हमेशा क्या करते हैं, देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है ना, x। तो यहाँ पर पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करना है, एक ही शब्द में खत्म, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा, है ना। देखना कैसे, कि यहाँ पर x अपॉन x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 है, तो यहाँ x की जगह पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, है ना, ठीक है। तो एक वैल्यू आएगी, फिर जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक नई वैल्यू आएगी। तो हमें क्या करना है, अपर लिमिट पुट करके जो वैल्यू आएगी माइनस जो लोअर लिमिट पुट करके आएगी वो वैल्यू। समझ में आई बात, करके 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 देखते हैं दोस्तों। सी तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। पहले दोस्तों है ना, अपन अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट पुट करते हैं दोस्तों। अपर लिमिट पुट करेंगे तो सी x2 दी पावर n+1 अपॉन n+1, समझ में आई बात। अपर लिमिट पुट करी, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c x1 टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर दोस्तों c और अपॉन n+1 जो है वो कॉमन है, तो c अपॉन n+1 ये कॉमन है, और अंदर क्या आ जाएगा, x2 दी पावर n+1 माइनस x1 टू दी पावर n+1। क्या ये बात आपको समझ में आता है। ऐसे बोलोगे सर 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 एक अच्छा ऐसा एग्जाम्पल दो जिसको देख के हमारे दिमाग में बिल्कुल बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो आओ फटाफट देखते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसे ही करना, अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है। समझ में आता है क्या। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बढ़िया सा एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 2t + 3। क्लियर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। लेट्स से ये कार था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम t = 1 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड्स। समझ रहे हो आप, t = 1 सेकेंड से t = 2 सेकेंड तक हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, है ना। अब हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, मेरी बात समझना ध्यान से, है ना। इसको अपन सॉल्व करते हैं। हमें एक बात अच्छे से पता है, v = dx/dt होता है। तो इस हिसाब से जब हम, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। समझ में आई बात, है ना। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डेरिवेटिव, अरे हाँ या ना, xt ग्राफ का या x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, अरे है या नहीं। तो जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। या आप डायरेक्टली ऐसे समझिए कि x को इधर पर लेके आ जाओ तो आपको मिल जाएगा dx = v.dt। अरे आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पर dt होना चाहिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, dx/dt है ना, dx/dt, आई एम सो सॉरी। हाँ, सो dx = क्या आ जाएगा, v.dt। क्लियर है। मतलब जब हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, पोजीशन मिलेगा इसका, है ना, पोजीशन मिलेगा। तो मेरी बात समझना, हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, है ना। हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, सबको मालूम है, आता है। सो दिस इज बेसिकली क्या, दिस इज बेसिकली यार डिस्प्लेसमेंट, है ना। और v.ds बताओ, v कितना था, 2t + 3 dt इंटीग्रेशन। बताओ किस टाइम से किस टाइम तक
t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 2 तक के। समझ में आया बात, नहीं समझ में आया? वेरी क्लियर है ना कि भाई t1 से लेकर के t2 तक हमको डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताइए। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा नहीं है नया। ओके, तो बस सॉल्व करना है, बस आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, पहले इसको इंटीग्रेट करें तो आपको आ जाएगा 2t² + 3t। अरे हाँ या ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा दोस्तों? देखो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें बेसिकली सिंपल सी इक्वेशन मिला t² + 3t। अब इसमें 1 से लेकर 2 तक हमें पुट करना है, तो हमने क्या बताया लिमिट कैसे पुट करते हैं? पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, बताओ। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2² + 3 × 2 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? फिर क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट पुट करेंगे, है ना। और लोअर लिमिट पुट करके जो वैल्यू आएगी इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो 1² + 3 × 1। अरे समझ में आता है कि नहीं आता है दोस्तों? अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं है। 4 + 6, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 + 1 4, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10 - 4, दैट आंसर विल बी 6 मीटर्स। तो ये आपको क्या मिल गया? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? तो जब भी हम इंटीग्रेशन दो लिमिट्स के बीच में करते हैं, समझ में आई बात, डोमेन्स कह लो या फिर एक वेरिएबल कह लो, है ना, उसके रेंज में कि भाई इस वैल्यू से लेकर उस वैल्यू तक के वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है। क्लियर है कि आप सभी को? बहुत बढ़िया, परफेक्ट, है ना। तो ये दोस्तों अपन को लिमिट करना बहुत सिंपल है, हर बार आपको ऐसे ही करना है। आपको कैसे करना है? जब भी आपको लिमिट पुट करना होगा, है ना, जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए उसी वैल्यू में। क्लियर है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार है। चलिए, अब दोस्तों हमने डेफिनेट इंटीग्रल समझा, अब ज़रा ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन समझते हैं। क्या समझते हैं दोस्तों? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। आओ फटाफट से, बहुत 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 शानदार, बहुत मज़ेदार है। एक बार में बिल्कुल बात है ना भेज में घुस जानी चाहिए पूरी, सट बिल्कुल क्लियर, है ना, अच्छे से। आइए फटाफट समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, आओ ज़रा समझते हैं। मान लो आपको एक इक्वेशन दी हुई है y = कांस्टेंट c, जस्ट कांस्टेंट c, है ना, y = कांस्टेंट c। तो इसका मतलब y कांस्टेंट है, x पर डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, यदि मैं आपसे बोलूँ ग्राफ बना दो ज़रा फटाफट से इसका, तो आप बोलोगे सर ग्राफ, ये ग्राफ बनाने के लिए तो हमें किसी नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। y इधर है, x के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाएंगे तो हमें मालूम है। आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट रहेगा c। अरे हाँ या ना, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा कांस्टेंट? ये कांस्टेंट रहेगा। अरे और इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? c, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ x। अबे x का वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, y चेंज नहीं होगा, क्योंकि अबे y का वैल्यू तो कांस्टेंट है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ y = c, है ना, तो y का वैल्यू c ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ x। समझ में आता है आपको? x का वैल्यू कुछ भी रहे, यही मतलब होता है कांस्टेंट का। अच्छा, अब करना क्या है सर इसमें? अब हमें ये करना है, हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ y, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आई बात? अच्छा, अब लिमिट्स भी पुट करना है, तो x = 0 से लेके लेट से x = x1 तक। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि हमें y की वैल्यूज़ का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to x1, तो 0 से लेकर के x1 तक की लिमिट के साथ में y की वैल्यू को इंटीग्रेट करना। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। y का वैल्यू c है कांस्टेंट, c.dx का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x1। मुझे बताओ सॉल्व करके क्या आएगा? इसको c का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में बताओ फटाफट। c का क्या आना चाहिए? cx, क्या आना चाहिए? cx फ्रॉम 0 to x1। अपर लिमिट पुट कीजिए, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा cx1 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए तो c × 0, तो c × 0 तो 0 हो गया। तो हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आया? cx1। समझ में आई बात? इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to x1 कितना है? cx1। अच्छा दोस्तों, आंसर हमें पता चल गया। अब एक काम करते हैं, वापस आते हैं अपने इस ग्राफ पर। ग्राफ पर देखो, बताओ मेरे को c क्या है? c क्या ये वाली वैल्यू है, ये c है, और बताओ x1 क्या है? क्या x1 ये वाली वैल्यू है? नहीं बात समझ में आई? तो c × x1 क्या बताता है? अरे बताओ। हाँ, समझ में आया सर, ये कुछ नहीं है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये कुछ नहीं है, एरिया है। समझ में आई बात? ये इट इज़ नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस मतलब रेक्टेंगल। समझ में आता है कि नहीं यार?
तो अरे शानदार कॉन्सेप्ट मिला हमें, शानदार कॉन्सेप्ट मिला। क्या शानदार कॉन्सेप्ट मिला? कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। समझ में आया बात? अब मेरी बात समझना, थोड़ा सा एक रैंडम ग्राफ लेके समझते हैं, है ना। ग्राफिकल मीनिंग को एक रैंडम ऐसा जो है ग्राफ लेके समझते हैं, है ना। रैंडम ग्राफ लेके समझते हैं। ये अपना ग्राफ है y, ये ग्राफ है x। लेट से ग्राफ कुछ ऐसा आया, समझ में आया क्या? ये x1 है, ये x2 है। तो यदि मैं यूँ कहूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 टू x2 इज नथिंग बट दी एरिया अंडर दी कर्व फ्रॉम, नहीं ऐसा नहीं, जनरलाइज चीज लिख रहे हैं ना, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन लिमिट्स, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन लिमिट्स, मतलब ये वाला एरिया। समझ में आई बात? एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द लिमिट्स। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल वाला, थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, मेरी बात समझना सब लोग, देखो ध्यान से, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, ये ग्राफ बनाया हुआ है v वर्सेस टाइम का। किसका बनाया हुआ है? v वर्सेस टाइम का। आओ देखो कैसा ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ कुछ ऐसन है, कैसन है दोस्तों? ऐसन। ओके, दिस इज नथिंग बट 2, दिस इज नथिंग बट 4, दिस इज नथिंग बट 6 एंड दिस इज 8, ऑब्वियसली इन सेकेंड्स। ठीक है, नॉट इन ऑल केस, है ना। जो दिया होगा वो दिया हुआ, आर्ट्स में दिया तो आपको सेकंड्स में कैलकुलेट करना है, फिलहाल तो सेकंड्स, लेट्स टेक इट सेकंड्स। अभी अब चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। v जो है वो मीटर पर सेकंड्स में है। ओके, तो मेरी बात समझना, v का जो वैल्यू है ये है, ये है ना। सो इट इज 5, इट इज 10, इट इज 15, इट इज 20, है ना। 5, 10, 15 एंड 20। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये लो। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट, बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। अब मुझे बताओ कि हम कैसे वेलोसिटी दिया हुआ हो तो हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं? हमें मालूम है कि dx इज इक्वल टू v डॉट dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आता है ना। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर t1 से लेके t2 तक, अरे अपन टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो हमें वेलोसिटी की सारी वैल्यूज़ का सम चाहिए बिटवीन t1 टू t2। और t1 क्या है यहाँ पर दोस्तों? 2, और t2 क्या है यहाँ पर दोस्तों? 8। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करें सर? सर हमको अभी आपने बताया कि v डॉट dt फ्रॉम बिटवीन लिमिट्स इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द लिमिट्स। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये जो एरिया है यही है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो बस आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट क्या मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और दोस्तों एरिया कितना आएगा? ये तो देखने से सिंपल एक रेक्टेंगल लग रहा है। बताओ रेक्टेंगल क्या होता है? इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक? 8 - 2 6, और उसकी ये चौड़ाई जो है बताओ ये कितनी आ जाएगी? 10। क्लियर है? तो मेरे को बताओ आप कि एरिया कैसे निकालेंगे? 6 × 10, तो ये कितना आ जाएगा? 60। डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर्स, 60 मीटर्स। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो अच्छे से? कितना सिंपल है, हमें पूरा इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। क्लियर? तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन लो और फिर इसको आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ऐसा कुछ है ग्राफ आपका। ग्राफ इज बिटवीन v जिस मीटर पर सेकेंड वर्सेस टाइम इट इज इन सेकेंड्स ओनली। ओके, ग्राफ आपका दोस्तों कुछ ऐसा दिया हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, सो इट इज 4, 5, इट इज 6,
1 2 3 4 5 एंड 6, ओके, इट इज़ इन सेकेंड्स, हाँ, डोंट फॉरगेट इट। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इट इज़ 5 एंड इट इज़ 10, ऑब्वियसली इन मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इज you have to calculate change in its position, मतलब डिस्प्लेसमेंट। हाँ, पता होना चाहिए यार, 9वीं क्लास में इतना तो पढ़ा हुआ है। चेंज इन इट्स पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट पता करना है बिटवीन t इज इक्वल टू 0 seconds to t is equal to 6 seconds, क्लियर है? t is equal to 0 seconds to t is equal to 6 seconds। ये आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ हो, पहले आपको क्वेश्चन नोट करना है पूरा, फिर उसको सॉल्व करना है और फिर उसके बाद में आपको ये सॉल्यूशन देखना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्लियर है? तो आओ सॉल्व करें। आई होप कि आपने इसको कर लिया हो। देखो दोस्तों, ईमानदारी से करना है। अब मैं डायरेक्टली फ़ोन पे से झांक के आपको तो देख नहीं सकता कि आप क्या कर रहे हो, है ना, लेकिन यू हैव टू डू इट, ओके। चलो तो उसको समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 6 तक का आपको क्या निकालना है। तो एरिया अंडर दी कर्व, ये देखो ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस एरिया में एरिया नंबर 1 एरिया नंबर 2 में थोड़ा डिफरेंस है, समझ में आई बात? एरिया नंबर 1 जो है पॉजिटिव एरिया है, एरिया नंबर 2 इज़ नेगेटिव। अब बोलोगे सर ये क्या लोचा है? तो लोचा कुछ यूँ है बेटा कि क्या होता है, आप इसको देखो कि पहले ये वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी पहले बढ़ रही है और फिर घट के वापस ज़ीरो हो गई, मतलब गाड़ी बहुत तेज़ से भाग रही है और धीरे हो गई। फिर क्या हो, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव में होना मतलब गाड़ी उल्टा दौड़ के आ रही है। अरे हाँ या ना, मतलब गाड़ी कुछ आगे गई और जाके, है ना, मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 4 तक गाड़ी सीधे गई और फिर वेलोसिटी नेगेटिव मतलब गाड़ी उल्टा भागने लग गई। तो अल्टीमेटली t इज इक्वल टू 6 पे आके कहीं पर रुकी होगी। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्लियर है? मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ऊपर वाला, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है, समझ में आई बात? तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? अरे दोस्तों कुछ नहीं है, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। तो हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t is equal to 0 seconds to t is equal to 6 seconds। समझ में आया क्या? तो बड़े वाला का एरिया बताओ दोस्तों कितना है? बड़े वाले का एरिया बताओ, है ना? देखो कितना है एरिया इसका दोस्तों। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना यहाँ से यहाँ 4, हाइट कितना है 10, है ना, माइनस छोटे वाले का एरिया कितना, छोटे वाले का एरिया जो है वो हो जाएगा दोस्तों हाफ इंटू बेस है यहाँ से यहाँ सिर्फ 2, है ना, और ये आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने ये दिया नहीं, इट इज़ 5, दिस वैल्यू इज़ 5, ओके। आई एम सो सॉरी, यहाँ थोड़ा कई क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट दे दिया था मैंने। जिन लोगों को नहीं आया होगा वो यही सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट था, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया ना, दैट्स इट, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कितना डेडिकेशन के साथ, है ना, प्रयास करते हो। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप सही उत्तर तक पहुँच पाते हो कि नहीं, क्लियर है? चलिए, तो हाफ इंटू 2 इंटू 5, क्लियर है? तो उसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 2 से 2 कैंसिल 5, सो दैट विल बी 15 मीटर्स ओनली, क्लियर है? आप समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ जब आप गए तो 20 मीटर चल के गए, वापस कितना आ गए 5, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 15 मीटर्स। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, है ना। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेट इंटीग्रल। समझ में आया कि आपको ग्राफिकल मतलब क्या है? आप देख लीजिए, शुरू से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जो है लिखवा और पढ़ा दी हैं, क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, अब इंटीग्रेशन पे एक सबसे लास्ट चीज़, उसको बोलते हैं एवरेज फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना दोस्तों? एवरेज जो है वो फाइंड आउट करना, क्लियर है? एवरेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों? एवरेज कैसे निकालते हैं मुझे बताओ। आपने 8th या 10th क्लास में दोस्तों एवरेज निकालने का एक पूरा बड़ा सा चैप्टर है, तो हम वहाँ पर एवरेज कैसे निकालते थे? मेरी बात समझना, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? एवरेज कैलकुलेशन, है ना, एवरेज कैलकुलेशन। मुझे बताओ कि आपकी क्लास में मान लो 4 बच्चे हैं, है ना, सबकी हाइट अलग अलग है। ये मान लो 4 बच्चे हैं, सबकी हाइट जो है अलग अलग है। तो
तो अपन क्या करते थे, इसकी हाइट मान लो h1, इसका हाइट मान लो h2, इसका हाइट मान लो h3, इसका हाइट मान लो h4, ठीक है। तो हम एवरेज हाइट कैसे कैलकुलेट, सबकी हाइट ऐड कर दो, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, ऐसा करके अपन एवरेज निकाल लेते थे कि निकाल लेते थे। मतलब यहाँ पर मेरी बात समझना, है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या था, हाइट का हमें एवरेज निकालना था। अब लेट्स से हमारे पास एक कोई सा फंक्शन है जहाँ पर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब मेरी बात समझना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों, x पे, मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y। हमें फंक्शन का मतलब शुरुआत से समझ में आता है कि इक्वेशन और एक फंक्शन का मतलब क्या होता है, क्लियर है। तो ये सिंपल सा। सर सवाल क्या है ये बताओ ना, इस एवरेज का इससे क्या लेना। बिल्कुल सुनना मेरी बात, जब हम एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, थोड़ा ग्राफ से इतना मस्त समझ में आता है ना, क्या बताएं। चलिए इधर देखिए एक ग्राफ है ना, तो लेट से ऐसा ग्राफ कुछ जा रहा है, तो अपन x का कोई सा भी वैल्यू रखेंगे, लेट से x1, तो उसके लिए y1 आएगा, है ना। फिर यहाँ पर मैं x2 रखूँगा, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर मेरे को y2 मिलेगा, नहीं मिलेगा यार, है ना। यहाँ पर x1 रखूँगा तो y1 मिलेगा, x2 रखूँगा तो y2 मिलेगा। सर नया क्या है, नया क्या है, एवरेज कैसे निकालना है। मेरी बात समझना, मेरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम इस इक्वेशन में इस y का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, कि y का एवरेज वैल्यू कितना होगा। मतलब जैसे ही हम, मेरी बात समझना ध्यान से, जैसे ही हम x का कोई नया वैल्यू पुट करते हैं हमें y का कुछ वैल्यू मिल जाता है, समझ में आई बात। मतलब मेरी बात समझना, x1 से लेकर के इस x2 तक, x1 से लेकर x2 तक जितने भी x होंगे, मान लो x1, x3, x4, x5, मान लो जो भी यहाँ से यहाँ तक मान लो जितने भी वैल्यूज़ हैं, उनके करस्पॉन्डिंग y का अलग अलग वैल्यू आएगा। मतलब y1 से लेकर के y2 के बीच में बहुत सारे y आएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को इस x1 से लेकर x2 तक के बीच में इनके करस्पॉन्डिंग जितने भी y के वैल्यूज़ आ रहे हैं, इन सारे वैल्यूज़ का आप एवरेज निकालो। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने वैल्यूज़, यहाँ पर मान लो y3, y4, y5, y6, कुछ भी कितने भी वैल्यूज़ आ रहे हो, उन सब का y का एवरेज निकालिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, y का एवरेज वैल्यू। हमें मालूम है कि x के फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y, सो वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ y between limits, average value of y between the corresponding values between x1 to x2, x1 से लेकर x2 तक के बीच में जितने y की वैल्यूज़ हैं उन सब का एवरेज निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, ऊपर देखो एवरेज अपन ने कैसे निकाला था। यहाँ पर हमने क्या किया कि सारे हाइट्स का सम, हमें हाइट का एवरेज निकालना था, तो मैंने सारे हाइट के वैल्यूज़ का सम कर दिया अपॉन टोटल बच्चे, क्लियर है। तो मेरे को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर y का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, y के सारे वैल्यूज़ का सम, अरे हाँ यार हाइट का एवरेज निकालना था तो सारे हाइट्स का सम कर दिया। अभी मेरे को y का वैल्यूज़ का सम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, y के सारे वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, y डॉट dx, x के रिस्पेक्ट में सारे y के वैल्यूज़ का ऐड। अच्छा कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक, समझ में आई बात, है ना। x1 से लेकर x2 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी y के वैल्यूज़ थे सबका मैंने सम निकाल लिया, है ना। अच्छा अब ये तो सम आ गया, डिवाइडेड बाय एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक कितने x के वैल्यूज़ थे, समझ में आई बात। तो हम x के सारे वैल्यूज़ का सम निकाल लेंगे, है ना। तो dx का सम कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक। मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार फिर, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बक्सा, हाँ इसको ऐसे बक्से में बंद करो, स्टार लगाओ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पर बहुत सारी जगह पर दोस्तों हमें एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैक्सिमम एसएचएम में कभी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। उस समय समझ नहीं आता कि हम ऐसे कर रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से देख लो। मुझे क्या करना है, y के वैल्यूज़ का एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो y के वैल्यू का हम एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने उस लिमिट्स के बीच में y की जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब का सम कर लिया, डिवाइडेड बाय x की जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब का सम कर लिया। समझ में आया क्या, x का छोटा सा टुकड़ा लिया और इंटीग्रेशन, तो x की छोटी छोटी सारी वैल्यूज़ का सम, और ऊपर क्या है अपना y की सारी वैल्यूज़ का सम। समझ में आता है क्या। सर एक एग्जाम्पल दो तब मज़ा आएगा, ऐसे नहीं समझ में आता सर थोड़ा सा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, है ना। इसको आप देख लो, आप यदि कैलकुलेट कर रहे हो तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आओ दोस्तों फटाफट एक छोटा सा
क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, है ना। फाइंड आउट एवरेज वैल्यू ऑफ y between x is equal to 1 to x2 is equal to 2, है ना। मतलब x1 से x2 के बीच में हमें y का एवरेज वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ y विल बी y की सारी वैल्यूज का सम x के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय x की वैल्यूज का सम फ्रॉम 1 to 2। क्लियर है क्या। y का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, 3x स्क्वायर डॉट dx का इंटीग्रल लिमिट्स 1 to 2 बाय dx का इंटीग्रल लिमिट 1 to 2। क्लियर है। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन तो अब आपको आने लग गया होगा। 3x³ बाय 3 लिमिट्स 1 to 2 बाय dx का इंटीग्रल x ही आता है, लिमिट 1 to 2। समझ में आई बात। बस इसको आगे सॉल्व कीजिए। देखिए 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, x³ बाय x³ का लिमिट 1 से 2, x का लिमिट 1 से 2। तो हम लिमिट कैसे पुट करते हैं दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर पुट कर दो फटाफट दोस्तों, है ना। यहाँ पर 2³ माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1³ अपॉन, यहाँ पर x की जगह पहले 2 पुट करेंगे, माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 2³ मतलब 8 - 1 अपॉन 2 - 1 मतलब 1। तो ये क्या हो जाएगा 7/1। तो व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ y। मेरी बात समझना, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि x1 से लेकर के x2 तक, x1 से लेकर के x2 तक हमें y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा। मान लो कि मैं x का वैल्यू 1.5 रख दूं, क्लियर है, तो मुझे y का कुछ वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा यार। समझ में आई बात। तो जब मैं x1 से लेकर x2 तक के करस्पॉन्डिंग y की जितनी वैल्यूज आएंगी उन सब का एवरेज निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 7। समझ में आई बात। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यार, मज़ा आता है उसको पढ़ने के बाद। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ y from x is equal to 0 to x is equal to 1 where y is given by 2t plus 3, है ना। फटाफट से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके चलो, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। कितना सिंपल है यार। हमें y का एवरेज वैल्यू निकालना है तो हमें पता है y डॉट dx का इंटीग्रल फ्रॉम x1 to x2 अपॉन dx का इंटीग्रल फ्रॉम x1 to x2। क्लियर है। तो y की वैल्यूज़ क्या आपने को पता थी, 2t plus 3 डॉट dt फ्रॉम 0 to 1 अपॉन dx का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। समझ में आई बात। इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर नीचे इंटीग्रेशन कंटिन्यू करता हूँ मैं। 2t का क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t, लिमिट्स रख दो 0 to 1 बाय नीचे dx का x आ जाएगा, लिमिट्स रख दो 0 to 1। ठीक है, ये स्टोरी है भाई साहब। आगे देख लो फटाफट से, है ना। आगे देख लो यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। सबको मालूम है कि भाई हम लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अपर लिमिट 1 रख दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 into 1, है ना, माइनस लोअर लिमिट पुट किया जाए 0 स्क्वायर प्लस 3 into 0 बाय यहाँ पर भी 1 - 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो 3 into 3 प्लस 1 4 माइनस 0 अपन 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 4/1। तो y का एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा 4 फ्रॉम 0 to 1। समझ में आया क्या आपको? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, है ना। चलिए अब एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये तो चलिए, है ना, जस्ट मैंने आपको ऐसा वैल्यूज़ दे दी और आपको आंसर निकालना था। एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन करते हैं अब बढ़िया सा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब चैप्टर आप पढ़ोगे 12th के एंड में, तो वहाँ पर बहुत काम आती है ये चीज़, है ना। तो वहाँ पर कैसे काम आती है ये चीज़ ज़रा समझना, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। फाइंड एवरेज
value of alternating current if current I is given as I naught sin omega t in time interval of 0 to pi by omega, 0 to pi by ओमेगा। समझे? आपको क्या निकालना है? ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू। ये देखो, ये हमको करंट दिया हुआ है, मेरी बात समझना। क्वेश्चन को आप ट्राई करके देख लो, बिल्कुल है ना, इसको क्वेश्चन को ट्राई करो, और मुझे लगता है कि आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा, तो आपको है ना फॉर श्योर ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने का है बस। तो इसको सॉल्व करके देखो आप कैसा है। तो यहाँ पर आपको जो है करंट दिया हुआ है दोस्तों आई नॉट साइन ओमेगा टी। पहली बात तो ज़रा दोस्तों ये समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। पहली बात तो ये है दोस्तों, यहाँ पर हमें करंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? मतलब टाइम के साथ करंट देखो चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर साइन है, मेरी बात समझना, ये जो चीज़ है यहाँ पर दोस्तों साइन है। आप सबको मालूम है कि जो एंगल थीटा होता है अंदर, साइन के अंदर जो एंगल होता है ना, उस एंगल के हिसाब से साइन कैसे बदलता है? साइन बदलता है ऐसे, मतलब साइन का वैल्यू जो है +1 से लेकर के -1 के बीच में ही रहता है। साइन का वैल्यू मैक्सिमम +1 हो सकता है माइनस, और बीच में उसके कुछ भी वो जो है चेंज होता रहेगा समय के साथ। समझ में आई बात? मतलब यहाँ पर करंट इज ऑल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, लाइक साइन फंक्शन। साइन फंक्शन ऐसा बदलता है, तो करंट भी ऐसे ऐसे बदल रहा है। समझ, करंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, जीरो हो जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है, लाइक दैट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही वही होता है कि ऑल्टर कर रही हैं चीज़ें। डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में, जब आपको ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा ना, तब सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा वहाँ पर, है ना। अभी के लिए दोस्तों हमें एवरेज निकालना है। हमें पता चल गया करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इन केस वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बिटवीन द गिवन टाइम इंटरवल। सो एवरेज निकालना है, हमें पता है कि यहाँ पर आई इज अ फंक्शन ऑफ टी, है ना, तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना है। तो जब हमें आई का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, आई को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने, मतलब करंट की सारी वैल्यूज़ का सम, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, 0 से लेके पाई बाई ओमेगा तक अपॉन डी टी, 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक। समझ आती है बात? रखो यहाँ पर करंट का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय ओमेगा अपॉन यहाँ पर डी टी 0 टू पाई बाय ओमेगा। समझ पा रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। अभी देखो आई तो कांस्टेंट है, आई नॉट, वो बाहर आ जाता है हमेशा। कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो जाए डिफरेंशिएशन बाहर आ जाता है, ये बात याद रखना। कई बार 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 आपसे बोल के वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ओके, चलिए, साइन ओमेगा टी डॉट डी टी, है ना, तो यहाँ पर चेन रूल चेन रूल चेन रूल चेन रूल, समझ में आया कैसे चेन रूल लगेगा? अरे दोस्तों, फंक्शन के अंदर फंक्शन याद करो, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको t मान के इंटीग्रेट कर देना है। तो बताओ साइन टी डॉट डी टी कितना आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, जो अंदर था उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देना है। ओमेगा इज ए कांस्टेंट वैल्यू, टाइम के रिस्पेक्ट में अपन उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। समझ में आई बात? तो डिवाइड कर दिया इनटू, नीचे डी टी को करेंगे तो टी आ जाएगा। इसकी लिमिट रखनी है 0 से पाई बाय ओमेगा, और इसकी भी लिमिट रखनी है 0 से पाई बाय ओमेगा। दिखते जाना कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। देखो, अल्टीमेटली सॉल्व करने पर हमें ये बात पता चलती है, देखना ध्यान से, हमें ये बात पता चलती है कि माइनस आई नॉट, माइनस को भी बाहर ले आओ, है ना, अपॉन ओमेगा, ये तो दोस्तों कांस्टेंट है ना। अंदर बचता है यहाँ पर कॉस ओमेगा टी, जिसमें हमें लिमिट्स पुट करनी है 0 से लेके पाई बाय ओमेगा, और नीचे बचता है टाइम, जिसमें हमें पुट करनी है 0 से पाई बाय ओमेगा। ठीक है, चलो पुट करते हैं, ऊपर पुट करते हैं यहाँ, तो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा ऊपर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा इंटू टाइम की जगह पुट करो, टाइम की जगह पाई बाय ओमेगा पुट करो, माइनस माइनस कॉस ओमेगा, टाइम की जगह 0 पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया अपॉन, यहाँ पर टाइम की जगह पहले अपर लिमिट पाई बाय ओमेगा माइनस फिर लोअर लिमिट 0। ठीक है, ये है भाई साहब। तो अब यहाँ पर जो है माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, अब यहाँ देखो ओमेगा से ओमेगा कट गया, यहाँ बचा कॉस पाई माइनस अंदर बचा कॉस 0 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई बाय ओमेगा। अब अच्छी बात ये है कि यहाँ से ओमेगा देखो कैंसिल हो गया, क्लियर है, ओमेगा से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा हमको, यहाँ मिलता है माइनस आई नॉट बाई पाई। ठीक है,
और यहाँ पर देखो cos पाई का वैल्यू कितना बता चुका हूँ रे, cos 180 का वैल्यू। वो ग्राफ याद करो, आइसन जाता था नहीं जाता था, पाई मतलब -1, तो cos पाई -1 माइनस cos 0 मतलब +1, तो ये आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली -1 -2, और -2 को बाहर मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 2I0/पाई। ये क्या है, ये है करंट का एवरेज वैल्यू बिटवीन द टाइम इंटरवल 0 से लेकर के π/ω। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार अच्छे से देखो मैंने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन किया हुआ है, और इंटीग्रेशन में वापस मैंने चेन रूल लगाया। अभी सेम यही क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसलिए दोबारा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पर कैसे किया। हालांकि देखो मैं समझा रहा हूँ बार बार कि यहाँ पर क्या करना है, अरे इंटीग्रेट करना है यहाँ पर चेन रूल यूज़ करके। चेन रूल यूज़ करके हमने इंटीग्रेट करा, तो अंदर जो अंदर वाला फंक्शन है उसको t मान लो सिर्फ, और आप उसको इंटीग्रेट कर दो तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ जाता था, और जो अंदर आपने जिसको t माना उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर लो, ठीक है। और फिर लिमिट पुट करने की तो वही प्रथा है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि भाई cos पाई कितना होता है, ठीक है क्या। बहुत बढ़िया, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम ख़त्म कर चुके हैं इंटीग्रेशन। बहुत बधाई हो, आई होप कि आप इंटीग्रेशन में बिल्कुल माइंड से क्लियर हो गए कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, कैसे इंटीग्रेशन जो है ये काम करता है, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के क्या क्या तरीके, क्या क्या फॉर्मूले, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।